हम 5। मक्खनपुर नामक राज्य में मिथिला नाम की एक औरत अपने 5 बेटों के साथ रहती थी। पांचों में अलग अलग गुण थे, क्योंकि ये बेटे भगवान की कृपा से उसके घर पर पैदा हुए थे। बड़ा बेटा था वो बिजली से खेल सकता था, छोटा बेटा था वो पानी को अपने वश में कर सकता था, वही मंझला बेटा काफी दर्द झेल सकता था, और चौथा बेटा अपनी सांस रोक सकता था, और 5वां बेटा हवा में उड़ सकता था। पर वो देखने में एक जैसे थे, क्योंकि वो जुड़वा पैदा हुए थे, जिस वजह से कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाता था। और मिथिला ने भी ये बात सभी से छुपा कर रखी थी कि उसके 5 बेटे हैं, क्योंकि हमेशा एक बेटा ही सभी के सामने आता था और सभी उसे ही जानते थे, जिसका नाम लाखन था। लाखन, अरे तुम सभी सो जाओ, क्योंकि तुम्हें रात में समुद्र से सीप भी तो लानी है, जिससे हमें मोती मिल सके। हाँ माँ, हम सो जाते हैं, आप चिंता मत कीजिए। अरे चिंता की क्या बात है, तुम 5 तो मेरे 5 रत्न हो, और मुझे खुशी है कि हम सभी साथ हैं। हाँ माँ, और ऐसे ही हमेशा हम साथ रहेंगे, जिससे कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हाँ हाँ बेटो, अच्छा अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। इसके बाद वो सभी सो गए। आधी रात को सभी उठे और समुद्र में सीप पकड़ने के लिए नदी पर चले गए। अरे भाइयों, जब तक मैं समंदर का पानी अपने मुंह में करता हूँ, तब तक तुम लोग जल्दी जल्दी से सीप उठा लो। मैं सिर्फ 7 मिनट तक ऐसा कर सकता हूँ। हाँ हाँ भैया, हमें पता है, आपको रोजाना एक ही बात बताने की जरूरत नहीं है। हम जल्दी से सारी सीप उठाकर ले आएंगे। ठीक है, अब जल्दी से जाओ, मैं पानी अपने मुंह में भर लेता हूँ। और इसके बाद रामू ने सारा पानी अपने मुंह के अंदर भर लिया, और इसके बाद उसके भाइयों ने जल्दी जल्दी सारी सीप उठा ली, और फिर वो बाहर आ गए, और फिर रामू ने सारा पानी छोड़ दिया। इसके बाद रामू ने कहा, आज सीप से मोती निकालकर चंदन बेचने जाएगा। ठीक है भैया, आज मैं जाता हूँ। और इसके बाद चंदन बाजार में मोती बेचने गया। सभी मछुआरों के मोती बहुत ही छोटे थे, और बहुत को तो सीप मिलती भी नहीं थी, पर चंदन हमेशा बड़े बड़े मोती लाता था, और उसके मोती कुछ ही देर में बिक जाते थे, जिस वजह से मछुआरे परेशान रहते। जब उसके सारे मोती बिक गए तो उसके पास सभी मछुआरे आए और उससे कहा, अरे भाई, तू इतने मोती कहाँ से ले आता है? हमें तो इतनी सीप मिलती ही नहीं है। हाँ, ये एकदम ठीक कह रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि तू जादू टोना जानता है, इसी वजह से तू इतनी सारी सीप ले आता है। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। अरे हमें गलतफहमी नहीं हुई है, हम क्या देखते नहीं है? तू रोज कितने बड़े बड़े मोती लाता है, जबकि हमारे मोती कितने छोटे होते हैं, और तेरे मोती हमसे जल्दी बिक भी जाते हैं। बता, तू क्या करता है? हाँ भैया, मैं बताता हूँ। आप लोग कल रात नदी के पास आ जाना, मैं आपको भी इतने ही मोती दे दूंगा। और इसके बाद वो वहाँ से चला आया। घर पर आने पर चंदन ने अपने भाइयों को सारी बात बताई, तो उसके बड़े भाई रामू ने उससे कहा, तुम चिंता मत करो, कल मैं अकेला ही जाऊंगा, तुम लोग घर पर ही रहना। इसके बाद रात के समय वहाँ पर सभी मछुआरे पहुँच गए, और रामू ने उन सभी से कहा, अच्छा, मैं अपने अंदर इस समंदर का पानी ले लूंगा, पर मैं सिर्फ 7 मिनट के लिए ही ऐसा कर सकता हूँ। अगर तुम लोगों ने इतनी देर में सीप नहीं ली तो मैं पानी को छोड़ दूंगा। अरे हाँ, तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी से पानी अपने अंदर लो। इसके बाद रामू ने समंदर का सारा पानी अपने मुंह के अंदर ले लिया, और सभी मौका देखकर सीप चुनने लगे, पर उन्हें बहुत ज्यादा समय हो गया। रामू बार बार उन्हें बुला रहा था, पर कोई भी सुन नहीं रहा था, और हार कर उसने सारा पानी वापस समुद्र में छोड़ दिया। पानी के प्रभाव से वो सभी चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, हम डूब रहे हैं, हमारी मदद करो। अरे बचाओ बचाओ, हम मर रहे हैं, हम मर रहे हैं, हम डूब रहे हैं। हाँ हाँ, कोई तो बचाओ, इस रामू ने तो हमें मार डाला, बचाओ बचाओ। और कुछ ही देर में सारे मछुआरे डूबकर मर गए। जब ये बात महाराज को पता लगी
तो मछुआरों के परिवार वाले रामू को पकड़कर महाराज के पास ले आए। ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुमने नदी में डुबाकर बहुत सारे लोगों को मार दिया है। नहीं नहीं मालिक, हमने चेतावनी दी थी कि मैं 7 मिनट से ज्यादा अपने मुंह के अंदर पानी नहीं रख सकता हूं, पर इन्होंने मेरी चेतावनी मानी ही नहीं। इसी वजह से यह हादसा हो गया। मुझे कुछ नहीं पता है। तुमने लोगों को मारा है और इसकी सजा यह है कि अब तुम्हें भी नदी में डुबा कर मारा जाएगा। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो तुम हमें बताओ, हम वो जरूर पूरी करेंगे। हाँ हाँ मालिक, मेरी एक आखिरी इच्छा है कि मैं अपनी मां से मिलकर आऊं। ठीक है, तुम जाओ। तुम्हें कल समंदर के पानी में डुबाकर मारा जाएगा। और इसके बाद रामू अपने घर पर आया और सारी बात बताई। इस पर चंदन ने उससे कहा, भाई आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन रामू समुद्र पर पहुंचा और इसके बाद राजा ने उससे कहा, अब तुम जाओ और जाकर इस समंदर में डूब जाओ। ये सुनकर रामू उस समुद्र में चला गया, पर समुद्र ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। ऐसा लग रहा था मानो समुद्र उसका दास हो और वो उसी के इशारों पर चल रहा हो। ये देखकर सभी बहुत हैरान हुए। अरे ये क्या हो रहा है? रामू को तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है मानो समंदर उसकी बात मान रहा हो और वो उसे कुछ कर ही नहीं रहा हो। ये देखकर राजा भी काफी हैरान हुआ और रामू समुद्र से बाहर आ गया। रामू को सही सलामत देखकर राजा ने उससे कहा, अरे ये कैसे हो गया? तुम्हें समंदर ने डुबोया क्यों नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। पर रामू चुपचाप वहां पर खड़ा रहा। इस पर राजा ने कहा, ठीक है, कल तुम्हें करंट दिया जाएगा, तब देखते हैं तुम कैसे बचते हो। क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? हाँ हाँ मालिक, मुझे अपने घर माँ से मिलने जाना है, क्योंकि कल पूरी रात मेरी माँ बहुत रोई है। क्योंकि जब उन्हें पता लगा कि मैं मरने वाला हूं तो उन्होंने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया। ठीक है, तुम जाओ। अब तुम्हें कल बिजली से करंट दिलवाया जाएगा। इसके बाद रामू घर पर आ जाता है और सारी बात बताता है। इस पर लाखन ने कहा, आप भैया चिंता मत कीजिए, कल मैं आपकी जगह पर जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो बिजली से कुछ होता ही नहीं है। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हुए और फिर अगले दिन रामू की जगह पर लाखन वहां पहुंच गया। और उसके बाद जैसे ही लाखन को करंट लगाया गया, उसे कुछ नहीं हुआ। उल्टा उस व्यक्ति को करंट लग गया जो लाखन को करंट लगा रहा था। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इस बिजली के करंट से। आहा, धम ता धम ता धन ता धन दिन ता धन दिन ता धन ता धन ता धन। आहा, ये देखकर लोग बहुत हैरान हुए। लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर रामू को करंट क्यों नहीं लग रहा है। ये देखकर राजा भी बड़ा हैरान हुआ और इसके बाद लाखन वहां से आ गया। इस पर राजा ने कहा, अरे ये कैसे हो सकता है? तुम्हें करंट क्यों नहीं लगा? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं महाराज, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। आपने खुद ही देख लिया कि बिजली ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। हाँ, ये तो मुझे भी पता है। ज्यादा चालाक मत बनो। अब तो मैं कल तुम्हें बताता हूँ। कल तुम्हें मार मार कर अधमरा कर दिया जाएगा, यानी कि तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। तब देखते हैं तुम कैसे बच जाते हो। क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? हाँ महाराज, मैं फिर से अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। इस वजह से मैं आखिरी बार उन्हें देखना चाहता हूँ। ठीक है, तुम जाओ। कल तुम्हारे 2 टुकड़े किए जाएंगे। इसके बाद लाखन घर पर आ जाता है और सारी बात अपने घर वालों को बताता है। इस पर चंदन ने कहा, भैया कल मैं आपकी जगह पर जाऊंगा, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मुझ पर मार का कोई असर नहीं होता है, ना ही मेरे टुकड़े हो सकते हैं। मैं बहुत ही मजबूत हूँ। हाँ, मुझे पता है। इसके बाद अगले दिन चंदन वहां पहुंच जाता है। उसके बाद जैसे ही एक आदमी चंदन के शरीर पर तलवार चलाता है,
वो तलवार टूट जाती है, पर चंदन के शरीर को कुछ नहीं होता। ये देखकर राजा बहुत हैरान हुआ कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। और फिर सबसे अंत में राजा कहता है, अब इसे जमीन में गाड़ दिया जाएगा, जिससे ये जिंदा नहीं बच सकेगा। और इसके बाद राजा फिर उससे आखिरी इच्छा पूछता है और फिर से वो वही इच्छा बताता है। घर आने पर वो सारी बात अपने परिवार वालों को बताता है। इस पर रमेश कहता है, अब भैया मैं आपकी जगह पर जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत देर तक सांस रोक सकता हूँ। इसके बाद रमेश वहाँ पहुँच जाता है और उसे जमीन में गाड़ दिया जाता है। इसके बाद सभी वहाँ से चले आते हैं। जब रात होती है तो मिथिला अपने चारों लड़कों को लेकर वहाँ जाती है और जमीन खोदकर रमेश को बाहर निकाल लेती है और उनसे कहती है, अब हम ये गांव छोड़कर चले जाएंगे, हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। इसके बाद पांचवा बेटा उन पांचों को एक बड़ी सी पोटली में रखता है और अपने कंधे पर बिठाकर उन्हें उड़ा ले जाता है और वो लोग गांव छोड़कर चले जाते हैं। लालची चूड़ी वाली। रवि जंगलों में लाख इकट्ठा करता था। वैसे लाख पेड़ों से जमा किया जाता है, पर लाख को लाख के कीड़े बनाते हैं जो पेड़ों से चिपके होते हैं। रवि ऐसे ही पेड़ ढूंढता था जिस पे लाख के कीड़े लगे होते थे। रवि उस पेड़ के तने में छेद कर वहां बाल्टी लगा दिया करता था। जब बाल्टी भर जाया करती थी तब रवि उस बाल्टी का लाख घर ले आता था। ये लो दीपा, आज इतना ही लाख मिला है। कोई बात नहीं, आजकल लाख भी कम मिल रहा है और लाख की चूड़ियां भी कम बिक रही है। पता नहीं आगे क्या होगा। इतनी परेशान मत हो दीपा, तुम तो एक कलाकार हो जो लाख से बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाती है। आज न कल तुम्हारी कला को कदरदान जरूर मिलेंगे। लेकिन अब घर चलाना मुश्किल हो गया है, हमें कोई और काम कर लेना चाहिए। थोड़ा सब्र रखो, सब कुछ ठीक होगा दीपा। दीपा मायूस थी, उसे अपनी कला पर विश्वास नहीं था। पर रवि जानता था कि लाख से चूड़ियां बनाने की कला अब विलुप्त हो गई है। आज ना कल दीपा को सफलता जरूर मिलेगी। एक दिन की बात है, दीपा अपने घर के बाहर लाख से चूड़ियां बना रही थी। तभी एक विदेशी टूरिस्ट उसके पास आई। What is this? ये क्या है? ये चूड़ी है, इसे हाथ में पहनते हैं ऐसे। I know, but this is different. अलग। हाँ, ये लाख से बनी है, हाथ से बनाती हूँ इन्हें। Can I shoot? विदेशी लड़की ने कैमरा निकाल लिया और वीडियो शूट करने लगी। विदेशी लड़की का ये वीडियो बहुत वायरल हुआ, इतना कि एक न्यूज रिपोर्टर भी दीपा का इंटरव्यू लेने पहुंच गई। आपको कैसा लग रहा है? आपकी ये कला आज विदेशों में देखी जा रही है। अच्छा तो बहुत लग रहा है, पर लोगों के देखने से हमारा पेट नहीं भरेगा। क्या मतलब? मतलब लोग देख तो रहे हैं पर खरीद नहीं रहे हैं। हमारी कला तभी जीवित रहेगी जब औरतें हमारी चूड़ियां खरीदेंगी। तो सुना आपने दीपा जी की बात। दर्शकों, आपसे ये विनती है कि आप ये लाख की सुंदर चूड़ियां खरीदें और ऐसे कलाकारों की मदद करें। जैसे ही दीपा न्यूज में आई, उसकी दुकान के बाहर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। मुझे वो लाल वाली चाहिए, मुझे पीली वाली। भीड़ इतनी बढ़ गई कि रवि और दीपा मिलकर भी भीड़ संभाल नहीं पा रहे थे। दीपा ने जितनी भी लाख की चूड़ियां बनाई थी, सब हाथों हाथ बिक गई, और वो भी महंगे दामों में। इतने सालों बाद आज दीपा और रवि बहुत खुश थे। उन्होंने एक साथ बहुत सारे पैसे कमा लिए थे। कल सोच रहा हूं कि 2-3 लोगों को ले जाऊं। अब ज्यादा लाख चाहिए ना? हाँ हाँ, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। सारी चूड़ियां बिक गई। मुझे पता था दीपा, लेकिन अब बस ज्यादा लाख मिल जाए। क्यों? कोई समस्या है क्या? हाँ, आजकल जंगलों में लाख के कीड़ों की गिनती कम हो गई है। शायद जंगल कम होते जा रहे हैं, इस वजह से कीड़ों की संख्या भी कम हो गई है। लेकिन हमें तो लाख की बहुत जरूरत है। देखते हैं क्या कर सकते हैं। अगली सुबह रवि 2 और लोगों के साथ जंगल गया
और उसने लगभग सारे पेड़ों में छेद करके उन पर बाल्टी बांध दी और इंतजार करने लगा। शाम में जब उन्होंने बाल्टियां देखीं तो कुछ खाली थीं और कुछ आधी भरी हुई थी। चलो कम से कम इतना तो मिला। रवि ने सारा लाख दीपा को दे दिया। जितना मिला है ले आया हूं, बाकी बाल्टियां बांध दी है, उम्मीद है जल्द ही भर जाएगी। ठीक है। रवि को जितना लाख मिलता उससे दीपा चूड़ियां बनाकर बेचा करती थी, पर ग्राहक ज्यादा थे और लाख कम। दीदी, ये क्या, आज भी मुझे चूड़ियां नहीं मिली? कितने दिनों से आ रही हूँ, रोज मेरे ही समय में लाख खत्म हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, कल आपको पक्का चूड़ियां मिलेंगी, पक्का ना? हाँ। अब दीपा परेशान थी, बढ़ते ग्राहकों के लिए उसके पास लाख था ही नहीं। अब हमें कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने कई और ठेकेदारों से भी बात कर ली है और किसी के पास लाख नहीं है। तो अब क्या होगा? एक रास्ता है। क्या? एक ठेकेदार बता रहा था उसके पास फैक्ट्री में बनने वाला नकली लाख है। नकली लाख? कह रहा था कि असली और नकली का फर्क कोई बता नहीं सकता, और चूड़ियां और भी सुंदर बनती है उस लाख से। एक बार कोशिश करके देख लें क्या? किसी को पता चल गया तो? हमारे अलावा यहाँ असली और नकली लाख की समझ किसे है? वो तो है। दीपा नकली लाख इस्तेमाल करने के लिए मान गई। अगली सुबह रवि नकली लाख ले आया और दीपा चूड़ियां बनाने लगी। नकली लाख हूबहू असली की तरह दिख रहा था और बहुत आसानी से दीपा ने उसकी चूड़ियां बना ली। आज मुझे चूड़ियां मिलेंगी ना? हाँ, जितनी चाहे उतनी मिलेंगी। मुझे तो लाल चाहिए, नीली, पीली, गुलाबी और हरी भी। ठीक है, अभी बनाती हूँ। दीपा ने उस औरत के सामने नकली लाख से चूड़ियां बनाई और वो चूड़ियां उसे बहुत अच्छी लगी। बहुत सुंदर है दीदी। औरत खुशी खुशी पैसे देकर चली गई। दीपा ने फिर नकली लाख की चूड़ियां ही बेचना शुरू कर दी। ग्राहक इस बात से खुश थे कि सभी को चूड़ियां मिल रही थी और दीपा और रवि मुनाफे से खुश थे। आज किसी को पता नहीं चला कि लाख नकली है। पता चलेगा भी कैसे? तुम्हारी चूड़ी बनती ही इतनी सुंदर है। वो तो है। कुछ दिनों तक दीपा का व्यापार बहुत अच्छा चला। फिर एक दिन एक बूढ़ी औरत दीपा के पास आई। बेटा, सुना है तुम लाख की चूड़ियां बनाती हो? हाँ माँ जी, बिल्कुल सही जगह आई हैं आप। मुझे 2 हाथ भर के लाख की चूड़ियां दे दे बेटी। वो क्या है कि मेरी बेटी की शादी है और हमारे घराने में लाख की चूड़ियों के बगैर शादी नहीं होती। अभी देती हूँ काकी, ये देखिए। दीपा ने बूढ़ी औरत को कई लाल रंग की चूड़ियां दिखाई। बूढ़ी औरत बड़ी गौर से चूड़ियों को देखने लगी। वो काफी देर तक चूड़ियां देखती रही। क्या हुआ काकी, कोई चूड़ी पसंद नहीं आई क्या? चूड़ियां तो अच्छी हैं, लेकिन इनमें लाख की चूड़ियां कहाँ हैं? ये सारी लाख की चूड़ियां तो हैं। बुढ़ापा मुझे आया है और आंख तुम्हारी कमजोर है बेटी। इनमें से एक भी चूड़ी लाख की नहीं है। क्या? ये देख, मेरी चूड़ियां लाख की है। इनमें अब भी लाख की खुशबू है। लाख कितना भी पुराना हो जाए, अपना गंध नहीं छोड़ता, और इन नई चूड़ियों में तो लाख की गंध ही नहीं है। दीपा परेशान थी। उसके माथे से पसीना छूटने लगा। तभी आसपास की सारी औरतों ने बूढ़ी औरत की चूड़ी सूंघी। सभी गंध सूंघकर हैरान थे। तो ये क्या है? जो भी हो, बस लाख नहीं है। दीपा बहन, ये सब क्या है? आप अब तक हम सबको धोखा देती आ रही थी। इसे तो हवालात में डाल देना चाहिए, धोखेबाज। नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं माफी मांगती हूँ, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। फिर कभी नकली लाख नहीं बेचूंगी, माफ कर दीजिए। सारी औरतों ने दीपा को बहुत खरी खोटी सुनाई। दीपा अपने किए पर शर्मिंदा थी। अगली बार कोई तुमसे चूड़ी खरीदेगा ही नहीं। ऐसा मत बोलिए, ये मेरी रोजी रोटी है। और तुमने अपनी रोजी रोटी के साथ ही बेईमानी कर दी। बहुत लालची हो तुम।
सारी औरतें सुना सुना कर चली गई। दीपा नकली लाख की चूड़ियां बेचती है, ये बात गांव में फैल गई और उसी दिन से लोगों ने दीपा के पास आना बंद कर दिया। कोई दीपा की चूड़ियां नहीं खरीद रहा था। दीपा रोते रोते बेहोश हो गई। दीपा को होश आया तो रवि के साथ बिस्तर पर थी। वो रोते रोते उठी। क्या हुआ? हमें नकली लाख की चूड़ियां नहीं बेचनी चाहिए थी। हमने कब नकली लाख की चूड़ियां बेची? दीपा ने रवि को सब कुछ बताया तो रवि जोर जोर से हंसने लगा। अरे बुद्धू, तूने सपना देखा है। हम तो अभी भी असली लाख जमा करके ही चूड़ियां बनाते हैं। अभी कल ही तुम टीवी पर आई थी। कल मैं और आदमियों को जंगल ले जाऊंगा लाख जमा करने। क्या? इस सच जैसे सपने ने दीपा को बहुत बड़ी सीख दी थी कि लालच में आकर उसे कभी गलत रास्ते नहीं चुनने हैं। दीपा ने भगवान का धन्यवाद किया कि जो भी उसने देखा वो महज एक सपना था, एक बुरा सपना।